राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के अलावा नई ट्रेनों और एक संशोधित रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की भक्तों को उन्हें परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की झांकी का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिए करने का आरोप लगने के एक दिन बाद चुनौती दी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ यह आरोप साबित कर देते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में नहीं हिला जवानों का हौसला, कोहरे में भी कर रहे परेड की रिहर्सल। भारत में हुती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाज पर हमले तेज किए जाने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि वह उस क्षेत्र में उभरती स्थिति के सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह पंजाब के होशियारपुर जिले में अपना 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र पूरा करने के बाद शहर लौट आए हैं और अब फिर से लोगों की सेवा शुरू करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक मेगा इवेंट में कलेगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह बस टर्मिनल चेन्नई के सबसे बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं में से एक है और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा वंडालूर के पास जीएसटी रोड पर स्थित है। भजनलाल सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार, राज्यपाल ने 22 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर, जल संसाधन विभाग ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अगले 4 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। साल 2027 तक मध्य प्रदेश की सिंचाई कैपेसिटी 41 लाख से बढ़कर 53 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके लिए दिसंबर 2024 तक 43 लाख हेक्टेयर, दिसंबर 2025 तक 46 लाख हेक्टेयर और दिसंबर 2027 तक 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाए जाने का रोड मैप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार और रविवार को भीषण ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 2 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज प्रधानमंत्री ने रामनगरी में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। इस अवसर पर उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह और उमंग स्वाभाविक है। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा, अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अहमदाबाद में एसजीवीपी द्वारा श्री पुराणी स्वामी स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर स्वामी नारायण संप्रदाय के अलग अलग गुरुकुल गुजरात में विभिन्न स्थानों पर काम नहीं करते तो गुजरात का सर्व शिक्षा अभियान अधूरा रह जाता। उन्होंने कहा कि हम सभी भाजपा कार्यकर्ता भारत की दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियों ने कोशिश की, लेकिन वह दिन तब आया जब गुजरात का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बना। इसके बाद से ही सभी आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज एसजीवीपी के प्रांगण में मैं आया हूं। मुझे संतों ने बड़े बड़े शब्दों से सत्कार किया, भारत के गृह मंत्री ये वो, मगर जब भी मैं एसजीवीपी में आता हूं, घर में आने का आनंद और उत्साह और अनुभूति तीनों हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करता था, अभी विधायक भी नहीं बना था। तब से बाल स्वामी के साथ मेमनगर एसजीवीपी के साथ मैं जुड़ा था। पहली बार जीवन में पर्चा डालने गया तब भी राजकोट गुरुकुल के मंदिर से ही गया था। और आप यहाँ जो बैठे हैं, जो सुन रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे गुरुकुल के, आप किसी को मालूम नहीं होगा, हम सबके कई अभ्यास वर्ग यही गुरुकुल में, यही स्थान पर हुए हैं जहां हमें सदाचार और देशभक्ति के पाठ सिखाए गए। जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका आग्रह रहता था कि सारे विधायक साल में 3 दिन अपनी पार्टी के सिद्धांत, अपनी पार्टी की कार्य संस्कृति
और पार्टी को आगे ले जाने का निर्मल रास्ता, इसका चिंतन करना चाहिए। और ज्यादातर दिन ये अभ्यास वर्ग हमारे यहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पवित्र वातावरण भी था और संतों का आशीर्वाद भी था। तो ये गुरुकुल ने कई सारी सद्प्रवृत्तियों में अपना योगदान दिया है। कई लोगों ने कहा जब तक व्यक्ति निर्माण अच्छे से नहीं होता है, राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। और व्यक्ति निर्माण की परंपरा को एक भी उपदेश का वाक्य बोले बगैर गुरुकुल ने आत्मसात किया है। एक बच्चा यहाँ से आता है, देशभक्त और विद्वान नागरिक बनकर वापिस जाता है समाज के अंदर। बच्चे के अंदर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, स्वामीनारायण संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, ये सारे संस्कार तो सिंचित होते ही है। मगर मैं बेरोक टोक कह सकता हूँ कि राजकोट गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा राष्ट्रभक्त बनकर भी निकलता है, राष्ट्रभक्त बनकर ही निकलता है। और ढेर सारे अनगिनत असंख्य अच्छे और सफल नागरिक इस गुरुकुल ने न केवल गुजरात, देश भर को दिए हैं। व्यसन मुक्त जीवन, हमेशा हरि की उपासना, सद्प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहना, जीवन में आलस्य नहीं लाना और गौ सेवा से लेकर खेती तक जमीन से जुड़े रहने के संस्कार, इसके साथ संस्कृत, शास्त्र, संगीत और खेल, इस संपूर्ण शिक्षा का एक वांग्मय यहाँ पर जो बना हुआ है, इसको मैंने खुद कई बार अनुभूति की है। मैं आज पूरे राजकोट गुरुकुल की संत परंपरा के प्रतीक के रूप में माधव प्रियदास स्वामी जी को ये सद्प्रवृत्ति के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के छपैया से लेकर गुजरात के जूनागढ़ तक की पूरे देश भर की यात्रा कर कर एक बालक यहाँ आया, रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा लेकर शुद्धाद्वैत मार्ग के रास्ते पर चलते हुए स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। अब तो खैर पूरे देश भर में स्वामीनारायण के संतों ने संस्कार की ये सर्वाणी, संस्कार की ये नदी बहाना शुरू किया है। परंतु गुजरात, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को देश में हुआ है तो गुजरात में हुआ। गुलामी के उस कालखंड में भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़ा रहना, व्यसन मुक्ति, शिक्षा और परिवार को एक रखने के गतिविधियों से स्वामीनारायण संप्रदाय ने ढेर सारे लोगों के जीवन में दीप जलाने का काम किया है। और मैं आज इस मंच से स्वीकार करना चाहता हूं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के अलग अलग संस्थानों के गुरुकुल अगर गुजरात में काम न करते होते तो गुजरात का सर्व शिक्षा का अभियान अपनी जगह पे अधूरा रह जाता। ऐसा कहने में मुझे कोई झिझक। दूरस्थ कठिन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर धर्मांतरण को रोकने के लिए चुपचाप मुख सेवक की तरह कई गुरुकुल खड़े किए और गुरुकुलों के माध्यम से हमारे आदिवासी बच्चों को सनातन धर्म से भी जोड़ा, उनको शब्द के संस्कार भी दिए और उनके जीवन में एक ऊंचाई तक जाने का हौसला भी देने का काम स्वामीनारायण संप्रदाय ने किया है। एसजीवीपी गुरुकुल राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा तीनों का समन्वय हो, ऐसा एकमात्र गुरुकुल अगर कहीं पर है तो एसजीवीपी गुरुकुल है। मैं फिर से एक बार माधव प्रियदास स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि ये गतिविधि और ये चरवेती का आपका जो सिद्धांत से जो संत समुदाय चला है, उसने न केवल गुजरात समग्र देश का भला किया है। मैं समग्र गुजरात और देश की जनता की ओर से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम कर कर धन्यवाद कर कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन रायपुर द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि धान की फसल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान और राइस मिलर्स हमारी अर्थव्यवस्था की दो पहिए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती और गतिशीलता छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चावल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने का प्रयास जारी है। आज छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान एसोसिएशन के सभी
पदाधिकारीगण और आज के इस अभिनंदन समारोह में प्रदेश भर के सभी 2500 से ज्यादा राइस मिलर्स, भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और इस अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। धान की फसल हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान और राइस मिलर्स हमारी अर्थव्यवस्था के दो पहिए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती और गतिशीलता के लिए दोनों पहियों की मजबूती और गतिशीलता बहुत जरूरी है। यह जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से जो अपेक्षाएं की हैं, वे जरूर पूरी होंगी। हम मिलजुल कर प्रदेश के चावल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इससे चावल उद्योग के क्षेत्र में नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा चावल के महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो चुकी है। अभी छत्तीसगढ़ में परिवहन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है। अन्य राज्यों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, रेल नेटवर्क और मजबूत हो, साथ ही एयर कनेक्टिविटी भी मजबूत होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में छत्तीसगढ़ में कार्गो हब बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके निर्माण से प्रदेश में व्यापार व्यवसाय फलेगा फूलेगा। कल ही राज्य के मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा हुआ है। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है। परिवहन के विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हम नए आयाम स्थापित करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप इस साल राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। प्रति एकड़ धान की यह मात्रा बीते खरीफ की तुलना में लगभग 6 क्विंटल ज्यादा है। धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 130 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खरीदी होने की उम्मीद है। मिलर्स और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि कस्टम मिलिंग का काम बहुत तेजी से किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के कोटे का चावल सेंट्रल पूल में तेजी से जमा कराया जा सके। मैं राज्य के सभी मिलर्स से अपील करता हूं कि आप पूरी क्षमता और तेजी से मिलिंग का कार्य करें। राज्य में अब तक 64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसमें से 50 लाख मीट्रिक टन का डीओ जारी किया जा चुका है। अभी तक 38 लाख टन का उठाव हो चुका है। इस स्थिति को देखते हुए आप सबसे अपील है कि उपार्जन केंद्रों में तेजी से धान का उठाव भी सुनिश्चित करें। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स की प्रति क्विंटल 120 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 1 जनवरी 2024 से एफसीआई में चावल लेना शुरू हो जाएगा। आप सब पूरी तैयारी रखें और तत्परता से चावल का लाट जमा कराएं। फिलहाल सेंट्रल पूल का चावल नाम द्वारा उपार्जित किया जा रहा है। एफसीआई में समानांतर रूप से चावल जमा कराए जाने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। राज्य में मिलर्स की सहूलियत को देखते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से उसना चावल का कोटा मांगा था। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में 15 लाख टन उसना चावल का कोटा हमें दे दिया है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के राइस मिलरों ने रामलला के भोग के लिए आज 3000 क्विंटल चावल से भरे, वो भी सुगंधित चावल 11 ट्रक रवाना किए हैं। आपकी यह पुनीत पहल छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारा यह प्रदेश रामलला का ननिहाल है। ननिहाल के इस उपहार पर वे जरूर खुश होंगे। आपकी इस पहल के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। अंत में मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए और इस आयोजन के लिए एक बार फिर से एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। भजनलाल सरकार में 2 डिप्टी सीएम के अलावा 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 5 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। भजनलाल मंत्री परिषद में बनाए गए 22 मंत्रियों में से 16 पहली बार मंत्री बने हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम को भी मिला लिया जाए तो 25 में से 20 पहली बार मंत्री बने हैं। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बाबूलाल खराड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
भारत माता की जय। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज 50वां संस्करण है विशेष चर्चा का और इन 50 सप्ताह में विभिन्न वर्ग के लाभार्थियों से चर्चा होती रही है और उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए कई अन्य योजनाएं भी बनाई गई और इन योजनाओं से सीधे जनता को जोड़ा गया। सीएम ने बताया कि विशेष चर्चा के माध्यम से हमारी सरकार ने जनता की परेशानियों को हल करने का प्रयास किया। आज शनिवार 30 दिसंबर 2023 का ये अंतिम शनिवार, हम सबको मालूम होगा ही कि जिस प्रकार की विशेष चर्चा हमने शुरू की थी 7 जनवरी से, वो पहला शनिवार था 2023 का और आज अंतिम शनिवार है। आज ये 50वां संस्करण है विशेष चर्चा का। इन 50 सप्ताह में मैं हर बार किसी न किसी एक वर्ग से बात करता रहा हूं और उस वर्ग के बेनिफिशरीज का हालचाल पूछना, उस योजना का लाभ किनको कैसे मिला, कितने लोगों को मिला, कोई कठिनाई अथवा सुझाव, ये सब मुझको मिलते रहे। हेतु बिल्कुल साफ था कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और मैंने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाते थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जन संवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जोड़ा जाए, ताकि बिना संकोच के वो अपनी बात कह सके। क्योंकि अब इस समय इस बातचीत में अधिकारी भले सुन रहे होंगे, लेकिन वो सामने तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उनके सामने कहने में जो संकोच होती थी, वो संकोच एक प्रकार से दूर हुआ। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो उस समय टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन इस विधा को जब कोविड समाप्त हुआ, फिर उसके बाद जन संवाद के भी कार्यक्रम हुए, जनता में जाकर के सब चीजें करते रहे। फिर भी संख्या इससे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत रूप से जुड़े। तो ये जन संवाद, ये जो हमारा जो बात है, सीधी बात, और ये जो विशेष चर्चा, इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है। तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना, और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है, तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
जय भीम।